हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम आपको डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड थे। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस प्रकार से हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पर बेस्ड हमने सेट ए कराया था, जिसमें हमने स्पेशली बात करी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में। फिर इसके बाद हमने बात करी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में मैंने आपको बताया था बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, और साथ में हमने क्वेश्चन देखे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के बारे में। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जिसमें है सेट बी, जिसमें आज हम स्पेशली बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। साथ में अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किया तो वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिएगा, www.sonendragupta.blogspot.com और www.sonendragupta.com पर। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीपीबी के पूरे नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको आरजीबी के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे फुल लेंथ के। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहूंगा। जो भी अभी हमारे आरजीपीबी के एग्जाम हो रहे हैं उसका हमारा कुछ पैटर्न है। तो आरजीपीबी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न, तो ये पैटर्न क्या है, इस पैटर्न को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि इस पैटर्न की हेल्प से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा, जिसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। एक होगा जनरल एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चन होंगे ओवरऑल 50 मार्क्स के, यानी कि ऐसे आपके 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो एमसीक्यू का टाइप जो होगा वो लेंथी एमसीक्यू कहलाएंगे, यानी कि जिसमें हमें क्वेश्चन को काफी ज्यादा सॉल्व करना होगा और उसके बाद उसके हम आंसर दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 10 होंगे। हर यूनिट से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे करके 5 यूनिट से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए, तो ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन हो गए 60। कितने क्वेश्चन हो गए? 60। तो ओवरऑल हमारे मार्क्स हो गए 70। अब आपको यूनिट वाइज अगर हम देख लें तो यूनिट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन आपसे जनरल पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो आपको लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके आपके ये 14 मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार आपको यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आपने अभी तक इस तरह से प्रिपरेशन कर रखी है कि नहीं कर रखी है? तो डोंट वरी, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करी है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियो लेक्चर्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको थोरोली पूरे यूनिट के बारे में पहले आपको जानकारी दी जाती है, उसके बाद उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं करे हुए तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है आरजीपीबी सेकंड सेमेस्टर 2021। इस चैनल से आपको जुड़ने से फायदा ये मिलेगा कि जब भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप इस पे आप कमेंट करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, आपको उसके आंसर मिल जाएगा। तो अब आप बस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है आरजीपीबी सेकंड सेमेस्टर 2021। साथ में इसकी लिंक जो है आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले हम पूरी थ्योरी समझ लेते हैं कि जो आज के टॉपिक हमारे हैं वो आज के टॉपिक हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे। देन उसके बाद में आपको दिखाऊंगा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यानी कि साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, जब भी अगर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें पहला शब्द तो हमारा होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है।
लेकिन हम यहाँ पर बात करें ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास हायर ऑर्डर की है। हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। ऐसी इक्वेशन जो होती है वो उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो a0 dn y अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस y अपॉन ऑफ dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 अपॉन ऑफ dxn माइनस 2 प्लस डैश डैश an y इक्वल टू q होगा। यहां पर q जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम d इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर अगर आता है तो डी टू अपॉन डी स्क्वायर, अगर dn अगर हमारे सामने आता है तो dn अपॉन dxn ले लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाती है a0 d टू दी पावर n, a1 d टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू दी पावर n माइनस 2 अप टू an y इक्वल टू q। अब हम इस पूरी इक्वेशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं f ऑफ dy इक्वल टू q के बारे में। जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 का यानी कि सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, यानी कि पहला पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास q की वैल्यू 0 है तो ऐसी कंडीशन में pi का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि उस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ कहलाता है। अब सवाल उठता है कि सी एफ निकालने के क्या क्या रूल्स हमारे सामने हैं। मेथड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑब्वियसली व्हेन q इक्वल टू 0। तो जब भी अगर हमें q इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो f ऑफ dy इक्वल टू 0 जाएगा। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो हम d की जगह रख देंगे m, क्या रखेंगे, d की जगह m रख देंगे, तो आपकी इक्वेशन होगी f ऑफ m इक्वल टू 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि a0 m टू दी पावर n, a1 m टू दी पावर n माइनस 1, a2 m टू दी पावर n माइनस 2 अप टू an इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन जो होगी ये दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन m। ये जो इक्वेशन आएगी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी m के बारे में। तो यहां पर हमें जितनी इस इक्वेशन के पावर होगी उतने ही हमारे पास m की वैल्यू निकलेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, जो भी हमारे पास m की वैल्यू निकलेगी उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है। केस नंबर 1, व्हेन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। यदि आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट अगर डिस्टिंक्ट अगर हमारे पास आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला 1 2 माइनस 1 आ रहे हैं, तो ये रूट्स हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में CF लिखने का तरीका होगा C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C3 e टू दी पावर m3x। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज CF इक्वल टू दिस इज C1 e टू दी पावर x, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं, देन प्लस C2 e टू दी पावर 2x, देन C3 e टू दी पावर माइनस x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने C1 e टू दी पावर 2x पहले लिख लिया है या C2 e टू दी पावर x बाद में लिख लिया है। केस नंबर 2, when the root of auxiliary equation are real and repeated। अगर आपके पास वैल्यू जो है रियल्स हैं और रिपीटेशन फॉर्म में अगर आपके सामने आ रही है तो उसको लिखने का तरीका है CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू दी पावर m1x। थर्ड केस हमारा है कि when the root of auxiliary equation are in pair of complex number। कई बार क्या होता है हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल पाते, तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर निकालना होता है। मान लो कि अगर आपके पास जो रूट्स जो है m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसको लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है CF इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा x, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। देन सेकंड CF इक्वल टू C1 e टू दी पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस C2, और तीसरा तरीका है C1 e टू दी पावर अल्फा x sin बीटा x प्लस C2। फोर्थ केस हमारे सामने आता है कि व्हेन द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इन पेयर ऑफ सेट्स। सेट्स का मतलब ये है कि आपके पास रेडिकल्स फॉर्म हमारे पास आ रही हो, जैसे कि मान लो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3। तो ये जो हमारे पास टर्म जो वो रेडिकल्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि अगर m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा अगर हमारे सामने आता है तो CF इक्वल टू होगा e टू द पावर अल्फा x C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x। ध्यान रखना रूट बीटा अलग है और x अलग है। देन प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x। सेकंड टर्म में CF इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा x cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2, या फिर CF इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा x sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2। इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमने अभी सीखे कि रूल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्या क्या रूल हमारे सामने हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है RGPB सेकेंड सेमेस्टर 2021,
इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको मैथ से रिलेटिव सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटिव भी। साथ में आपको एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, तो आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जब भी अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन जो वो f ऑफ dy इक्वल टू q है, तो pi अगर हम निकालते हैं तो pi का जो फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू q होता है। q के बेसिस पे हमारे पास जो pi निकालने का लॉजिक होता है वो चेंज होता रहता है। तो जनरल रूल हमारे पास क्या क्या है, तो अगर हमारे पास q के साथ अगर d मल्टीप्लाई में आता है, उसका मतलब है कि उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डी स्क्वायर आएगा तो 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। अगर 1/d आएगा तो पहली बार एक बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर 1/d स्क्वायर आया तो 2 बार उसको इंटीग्रेट करेंगे। मेथड नंबर 1, अगर मान लें कि हमारे पास q की वैल्यू e टू दी पावर ax के बराबर आ रही है, तो 1/fd e टू दी पावर x है। तो आपको देखना है कि अगर हम यहाँ पर जो e टू दी पावर ax में जो x का कोफिशिएंट जो है अगर d से अगर रिप्लेस करते हैं, क्या वो 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे रिप्लेस कर दिए, लेकिन अगर वो 0 हो रहा है तो आप क्या करेंगे, e टू दी पावर ax को यहां पर शिफ्ट कर देंगे और d की जगह d प्लस a रख देंगे और इंटू 1 लगा देंगे। देन उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर इसका एक्सपांशन आएगा उसके हिसाब से 1 के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा। अगर हम चाहें तो इसी मेथड को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस मेथड। अगर मान लीजिए कि अगर इस f ऑफ d का ऑर्डर मेरे पास 1 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर x की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेल अपॉन डेल डी f ऑफ d कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास मान लो कि f ऑफ d का ऑर्डर मेरे पास अगर n है, यानी कि 2 3 4 ऐसे करके है, तो x टू दी पावर n डेल n अपॉन डेल डी n करेंगे, f ऑफ d को उतनी बार ही हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू द दिस फॉर्मूले के कंपैरिजन में। मेथड नंबर 2, यदि मान लो अगर हमारे पास q की वैल्यू जो है x टू दी पावर है, में ध्यान रखिएगा जो m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है तो ऐसी कंडीशन 1/fd x टू दी पावर m fd होल इनवर्स x टू दी पावर m, यानी कि हम इस fd होल इनवर्स को बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे। अब बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है 1 प्लस डी की पावर -1, तो जो कि होता है 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू प्लस डी टू दी पावर 4। 1 माइनस डी की पावर -1 है तो सारी टर्म प्लस में हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर 1 प्लस डी की पावर -2 है तो 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 4d क्यूब प्लस 5d 4 होगा। और अगर 1 माइनस डी की पावर -2 है तो सारी टर्म प्लस में आएगी। ध्यान रखना, जितनी x की पावर होगी उतना ही हमें एक्सपांशन करना है। मान लो अगर हमारे पास x की पावर आई है 2, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 3 टर्म्स लेनी है, यानी कि एक टर्म ज्यादा लेके चलनी है। अगर मान लो x की पावर 1 आ रही है तो मुझे 2 टर्म लेके चलनी है। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 3, व्हेन q इक्वल टू साइन ऑफ x या कॉस ऑफ x, यानी कि इस मेथड को हम तब लगा सकते हैं जब q की वैल्यू साइन ऑफ x या कॉस ऑफ x में है, या साइन ऑफ x या कॉस ऑफ x के फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां पर दो चीजें हैं कि यदि हमारे पास f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, ध्यान रखिएगा यहां पर हमारा फॉर्मूला जो हमारा डेरिवेटिव जो है वो डी स्क्वायर या डी स्क्वायर के मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर साइन ऑफ एक्स या कॉस ऑफ एक्स में ये वैल्यू 0 नहीं होती तो हम डायरेक्ट रख देते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि माइनस ए स्क्वायर का मतलब कभी भी आप ये मत समझना कि माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर मैंने कहीं पे -2 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये -4 नहीं है, दिस इज द, तो ये आपका -4 है, ना कि -2 का होल स्क्वायर है ना। तो यहां पर ये जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल होगी -4 के। तो -2 स्क्वायर का मतलब है -4 के बराबर होना। पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये कि अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे अगर साइन एक्स अगर ऑपरेट करते तो ऑब्वियसली हम डी स्क्वायर पे अगर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो क्या करेंगे, हम साइन को हम यहाँ पर साइन का जो इंटीग्रल होता है वो हम लिख देते हैं कॉस, ऊपर x का मल्टीप्लाई करते हैं। साइन का इंटीग्रल जो होता है माइनस कॉस होता है, देखो माइनस साइन लगा हुआ तो 2/2 लिख देना है। इसी प्रकार 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन आता है, अपॉन में 2 लिखा हुआ ऊपर x। इस प्रकार से आप माइनस और प्लस साइन को आप याद कर सकते हैं। मेथड नंबर 4, when q equal to b e to the power x, when b equal to sin ax या cos of x या b equal to x to the power m हो तब इसको अप्लाई करेंगे। तो अगर e to the power x into b अगर हमारे सामने आ रहा तो e to the power x को हम यहां पर बाहर कर देंगे।
और डी की जगह डी प्लस ए होगी, तो फिर जैसा बी का नेचर होगा, अगर साइन का नेचर होगा तो साइन के हिसाब से करेंगे, एक्स टू द पावर एम का नेचर होगा तो एक्स टू द पावर एम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। मेथड नंबर 5, व्हेन q इक्वल टू एक्स इंटू बी। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को हमें तभी यूज करना है जब x की पावर 1 हो, और ऑब्वियसली यहां पर b जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि वो टर्म जो होगी हमारे पास जो कहलाएगी वो हमारे पास होगी दिस इज द साइन ऑफ एक्स या कॉस ऑफ एक्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास अगर b की टर्म अगर यहां पर अगर एक्सपोनेंशियल हुई तो हम ऊपर वाले मेथड पे मूव कर जाएंगे। तो 1 अपॉन एफ डी एक्स इंटू बी है, तो x 1 अपॉन एफ डी प्लस बी होगा, देन प्लस डी अपॉन डी टी 1 अपॉन एफ डी इंटू बी होगा। यानी कि पहले मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको फिर b पर ऑपरेट करूंगा। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पावर ऑफ x इज यूनिटी। ये पावर हमारे पास अगर x की बनोगी तभी अप्लाई होगा। ये मेथड हमारा फेल हो जाता है। दिस मेथड इज फेल व्हेन वी ऑपरेट ऑन एफ ऑफ डी विच इज 0। यदि हम b को अगर एफ ऑफ डी पे ऑपरेट करें और वो अगर हमारा 0 हो जाता तो ये मेथड वहां पे काम नहीं करेगा। मेथड नंबर 6, स्पेशल कंडीशन मैंने यहां पर बोली हुई है कि अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अगर हमारा ये मेथड जो है अगर x टू दी पावर 1 है, मान लो अगर मेरे पास अगर x स्क्वायर अगर साइन ऑफ x आ गया, फिर क्या करेंगे, क्या हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व, लेकिन उस कंडीशन में हम इस मेथड को हम यूज करेंगे। तो 1 अपॉन एफ डी एक्स टू दी पावर एम साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है। चूंकि यहां पर हमारा साइन लिखा हुआ है तो साइन जो होता है वो आईपी को रिप्रेजेंट करता है। आईपी का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी मेरे पास e टू दी पावर ए आई एक्स जो होता है वो बेसिकली हमारे पास दिखाता है दिस इज द कॉस ऑफ ए एक्स प्लस आई साइन ऑफ एक्स, है ना। समझिएगा बात को ध्यान से। तो अब यहाँ पर e टू दी पावर एक्स अगर हमारे पास अगर मेरे पास मान लो कॉस की टर्म आती है, तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास लिखा था आईपी लगा दिया, तो आईपी लगा दिया इसका मतलब क्या हुआ कि e टू दी पावर ए आई एक्स में अगर मैंने आईपी लगा दिया इसका मतलब ये है कि मैं केवल साइन के टर्म को लूंगा। और अगर मैंने यहां पर अगर आरपी लगा दिया e टू दी पावर ए आई एक्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर कॉस ऑफ ए एक्स लूंगा। तो इसी बात का ध्यान रखना, आपने आईपी लगा दिया तो एक्स टू दी पावर एम एक्स टू दी साइन ऑफ एक्स को लिख दिया कॉस ऑफ एक्स प्लस आई साइन ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स प्लस आई साइन ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया e टू दी पावर ए आई एक्स। सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन में अगर कॉस ऑफ एक्स अगर मेरे सामने आता है तो मैंने यहां पर आरपी लगाया और फिर मैंने इसको यहां पर लिख दिया e टू दी पावर ए आई एक्स, e टू दी पावर ए आई एक्स। ध्यान दीजिएगा इस मेथड को अगर हम चाहें तो मेथड नंबर 4 से 5 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि ये जो रूल हमारे पास है वो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए काम करता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि m पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। थर्ड रूल है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा क्यू ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स होगा। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर यहां पर माइनस साइन आता है तो यहां पर होगा प्लस और यहां पर होगा माइनस। अगर यहां पर d प्लस अल्फा आता है तो हमारे पास बाहर होगा उसका अपोजिट साइन, अंदर होगा सेम साइन। तो अगर आप इस तरीके से इसको याद करेंगे तो आपसे बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सेकंड हमारा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, जब भी अगर मैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपसे बात करता हूं तो एक बात का ध्यान रखना कि इस इक्वेशन को कभी कभी हम यहां पर कॉशी के नाम से भी जानते हैं। कॉशी इक्वेशन क्या नाम थे? कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपली कॉल्ड द कॉशी इक्वेशन, कॉशी इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखिए जितना मेरे पास ऑर्डर है उतना ही x का फैक्टर मल्टीप्लाई है। अगर मेरे पास dn-1 है तो x टू दी पावर n-1 है, और dn-2 है तो x टू दी पावर n-2 है। इसलिए इसको हम यहां पर होमोजीनियस कह रहे हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर आया तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। ध्यान रखना y के साथ कोई भी x का फैक्टर मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपली कॉल्ड द कॉशी लीनियर इक्वेशन। तो जब भी अगर हमारे पास इस इक्वेशन का अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पर जो भी x का फैक्टर है उस x की फैक्टर को हम e टू दी पावर z के बराबर रख देते हैं, जिसका मतलब होता है z इक्वल टू लॉग x। z इक्वल टू लॉग x अगर मेरे सामने आता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x का x d अपॉन डी एक्स का मतलब होता है d, एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी स्क्वायर का मतलब होता है डी डी माइनस 1, और एक्स क्यू डी 3 अपॉन डी एक्स क्यू का मतलब होता है डी डी माइनस 1 डी माइनस 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब d जो है वो रिप्लेस हो गया d अपॉन डी जेड से।
ठीक है, एन को आप अच्छी तरह याद करिए क्योंकि यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ओके, अब हमने सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, अब हम यहां पर तैयार करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ये हमारा सेट बी है, तो यहां पर मैंने सेट को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सेक्शन ए, जिसमें हम यहां पे बात करेंगे ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी कि जनरल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी जिसमें हम बात करेंगे आपके लेंथी एमसीक्यू प्रॉब्लम। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका नाम है आरजीपीवी सेकेंड सेमेस्टर 2021। इस टेलीग्राम से जुड़ने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको यहां पर किसी भी प्रकार का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू 0। देखिए, ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये हमारे पास है दिस इज द, जहां पर हमारे पास जो है q की वैल्यू है 0, तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास जो m की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस आई आएगी, और अगर मेरे पास ये अगर प्लस माइनस आई हुई है तो ये रिप्रेजेंट करती है 0 प्लस माइनस 1 आई को। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सोल्यूशन होगा वो y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज परफेक्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6y इक्वल टू 0, यानी कि ये भी हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें q की वैल्यू 0 है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास है m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें m का जो फैक्टर होगा वो m प्लस 3 और m प्लस 2 होगा, है ना। तो इसके फैक्टर मेरे पास m की जो वैल्यू आएगी वो -3 और -2 आएगी। अगर हमारे पास m की वैल्यू, अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट अगर डिस्टिंक्ट और रियल आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज परफेक्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू x स्क्वायर। देखिए, अब यहां पर हमसे केवल पीआई के बारे में पूछा गया, तो पीआई का मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से लिखा आएगा, दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसको लिख देता हूं तो इसको यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर टू द पावर -1 एक्स स्क्वायर। और अगर मैंने इसको एक्सपांड किया तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस सो ऑन, और साथ में एक्स स्क्वायर हो गया। मैंने इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के साथ आएगा एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -2। इसका मतलब ये हो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by d स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 एंड y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 2। तो आपको बताना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या होगा। तो अभी हमने देखा ये डी स्क्वायर प्लस 1 बाय के हमने जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले थे, यानी कि सॉल्यूशन निकाला था, वो हमारे पास आया था c1 cos x प्लस c2 sin x। क्या आया था, c1 cos x प्लस c2 sin x। अब अगर मैं इसमें पहली वाली कंडीशन को रखता हूं तो मेरे पास क्या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यानी कि 1, दिस इज c1। cos में रखूंगा तो मिलेगा 1 और उसमें रखूंगा तो मिलेगा 0, यानी कि c1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। इसी प्रकार मैं अगर x इक्वल टू पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई बाय 2 रखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू मुझे मिलेगा दिस इज द साइन पाई बाय 2, यानी कि c2 की वैल्यू मिलेगी मुझे 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर जो आएगा y इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स और 2 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू कॉस एक्स और 2 इंटू साइन एक्स, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट ए फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये मेरा है 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन आपकी है d3, दिस इज योर d3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए, इस इक्वेशन की जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे सामने क्या होगी, दिस इज m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये इक्वेशन मेरे पास क्यूबिक है तो मुझे यहां पर इसके रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए, जब भी अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट बनाने, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे मेरे पास, +-1
और प्लस माइनस 2। अब हम क्या करते हैं कि इसमें m इक्वल टू 1 पे हम देखते हैं कि m इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है कि ना। देखिए 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो डेफिनेटली मेरे पास वैल्यू 0 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर हुआ। तो चूंकि m क्यू लिखा हुआ है तो इस m माइनस 1 को हम यहाँ पर 3 टाइम लिख लेंगे। 3 टाइम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास डिग्री जो है वो 3 है। अब इसमें m का मैंने मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर का, तो m क्यू ये हो गया मेरे पास, दिस इज m क्यू माइनस m स्क्वायर। मुझे चाहिए माइनस 3m स्क्वायर, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, दिस इज 2m का, तो ये मेरे पास हो गया दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 2m यानी कि प्लस 2m हो गया। ये प्लस 2m यहां पर नहीं चाहिए, तो यहां पर मैंने माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज माइनस 2m प्लस 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गए। अब मेरे पास जो फैक्टर जो आ गए, m माइनस 1 को मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास आ गया दिस इज m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम यहां पर क्या देखें, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास m माइनस 1 मिला, यानी कि इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। इसके मैं फैक्टर बना नहीं सकता हूं, तो m इक्वल टू मेरे पास आएगा दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस दिस इज 4 इंटू 8, यानी कि हमारे पास हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो गया दिस इज 2 प्लस माइनस दिस इज 12, यानी कि 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब होगा दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 3, है ना। अब हम इस प्रकार से देखेंगे, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास रूट हमारे पास आ रहे हैं। एक मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स हम यहां पर ये बोल देते कि भाई ये नन ऑफ दिस है, तो ये नन ऑफ दिस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर जो है नन ऑफ दिस है, तो ऑप्शन हम ये वाला यहां पर करेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y by d स्क्वायर प्लस x dy by dx इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन जो है आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चूंकि ये होमोजीनियस है तो हमें यहाँ पर x इक्वल टू e टू द पावर z रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके जो टर्म होगी वो मेरे पास क्या होगी, दिस इज द m स्क्वायर, दिस इज m माइनस 1 एंड दिस इज प्लस m इक्वल टू 0, यानी कि मुझे m स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 0, यानी कि m की वैल्यू मिलेगी मुझे 0 0, यानी कि मेरे पास जो CF होगा वो C1 प्लस Z C2 होगा, और होमोजीनियस के अंदर Z की जो वैल्यू होती है वो log x कहलाती है, यानी कि दिस इज योर log x प्लस C2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, If 1 1 2 are the root of the auxiliary equation then the CF is, यदि हमारे पास रूट अगर कुछ रिपीटेशन फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ हमारे पास डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 1 1 का मतलब होता है C1 प्लस x C2 e टू द पावर x, 2 का मतलब होगा C3 e टू द पावर 2x, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन हमारा है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x है। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। देखिए इसका अगर हम पीआई की अगर हम बात करें, तो पीआई मेरे पास जो आएगा वो आपका आएगा दिस इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 एंड दिस इज 1 प्लस e टू द पावर x। अब देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूं e टू द पावर 0x, तो मैंने यहां पर इसको ऑपरेट किया तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि 1 हो जाएगा e टू द पावर x, यानी कि x की जगह 1 d की जगह 1 रखूंगा, तो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 e टू द पावर x, यानी कि ये मेरे पास हो गया दिस इज 1/3 इंटू e टू द पावर x अपॉन 6, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ द 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस ऑफ x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर मेरे पास अगर वैल्यू 0 बन रही है तो क्या करेंगे, कॉस का पहले निकालेंगे हम इंटीग्रल, तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज साइन ax अपॉन ऑफ a, साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अपॉन 2 है माइनस साइन सॉरी प्लस साइन आएगा, तो x अपॉन 2 है साइन ऑफ x, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड, द वैल्यू ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ऑफ ax। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन ऑफ x है तो मैंने इसका इंटीग्रल किया तो माइनस कॉस ऑफ ax अपॉन ऑफ 2a, यानी कि माइनस साइन मेरे पास आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
इफ q इज अ फंक्शन ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन d माइनस अल्फा q। तो अभी हमने यहाँ पर जो स्पेशल कंडीशन बताई थी वो स्पेशल कंडीशन लगेगी। तो अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो बाहर मेरे अंदर आएगा माइनस साइन और बाहर आएगा प्लस साइन। तो इसका मतलब होगा e टू दी पावर अल्फा एक्स e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है q इज अ फंक्शन ऑफ x देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन d प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा अगर प्लस अल्फा मेरे पास अगर है तो अंदर आएगा प्लस अल्फा। नहीं गलत बोल दी मैंने यहाँ पर, नहीं सही है। अगर d प्लस अल्फा मेरे बाहर है तो मेरे पास e टू दी पावर अल्फा x होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, पीआई ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 बाय इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि अगर मैं इसका पीआई निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स है, और साइन एक्स का जो एंगल है वो है 1। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि डी स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा माइनस 1 स्क्वायर, तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होगा साइन ऑफ एक्स, यानी कि माइनस 1 स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस 1, तो ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन डी साइन का मतलब होता है माइनस कॉस, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइनस कॉस, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द पीआई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 7 बाय इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 पे मुझे एक्स स्क्वायर ऑपरेट करना है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 पे अगर मुझे ऑपरेट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर मेरे पास है। तो 1 अपॉन 7 को मैंने बाहर निकाला, अंदर मेरे पास आएगा दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ऑफ 7 टू दी पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये निकलेगा कि 1 अपॉन 7 अंदर आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ऑफ 7 एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर आएगा दिस इज एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर के साथ करूंगा तो मिलेगा 2 अपॉन ऑफ 7। क्या मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है? तो देखें, नहीं मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी कहलाएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे बोला गया है द पीआई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, जबकि आपको इसका आंसर भी दे रखा है a माइनस 1 अपॉन 16 cos 2x देन द वैल्यू ऑफ a। तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। देखें, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 और साथ में आपको दिया है cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x अगर मेरे सामने अगर कभी भी आता है तो उसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 में करूंगा बाहर, मेरे पास अंदर आएगा दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 1 प्लस cos 2x। ओके, अब हमने क्या करा, दिस इज 1 अपॉन 2, अगर मैं 1 को ऑपरेट करता हूं तो 0 के d की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा दिस इज 0 माइनस 4 इंटू 1 देन प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, दिस इज योर cos 2x, यानी कि आपके पास आएगा दिस इज माइनस 1 अपॉन 8 ना, यहां पर हो गया माइनस 8, यानी कि माइनस 1 अपॉन 16 cos 2x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं a माइनस 1 अपॉन 16 cos 2x से, तो इसका मतलब ये होता है कि a की जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस 1 अपॉन 8 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द पीआई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब y इक्वल टू e टू द पावर x। भाई इसका मुझे पीआई निकालना है। चलिए इसका पीआई निकालते हैं। तो पीआई निकालने के लिए नेक्स्ट हमारा है, तो आपके पास दी हुआ है इक्वेशन दिस इज द 1 अपॉन d प्लस 2, अंदर दिया है d माइनस 1 का क्यूब इंटू दिया हुआ है e टू द पावर x, है ना। तो e टू द पावर x को पहले मैं ऑपरेट करूंगा d प्लस 2 पर, तो d प्लस 2 पर अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो मुझे मिलेगा दिस इज 1 प्लस 2 यानी कि e टू द पावर x, यानी कि मेरे पास आ गया दिस इज 1 अपॉन d माइनस 1 का क्यूब e टू द पावर x अपॉन ऑफ 3, है ना। अब मुझे दिख रहा है कि d माइनस 1 का होल क्यूब मेरे पास x के कोएफिशिएंट रखने पे 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास d माइनस 1 का जो ऑर्डर है
वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज 1/3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यू का, और नीचे हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको 3 टाइम। दिस इज del 3 अपॉन ऑफ del 3 डी क्यू एंड d माइनस 1 का क्यूब। ओके, दिस इज e टू द पावर x। तो अगर मैं इसको 3 बार डिफरेंशिएट करता हूँ कितना आएगा, 3 2 into 1, यानी कि मेरे पास आएगा दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 into 3 into 2 e टू द पावर x, है ना। तो अब देखिए हमारे पास सही आ रहा है क्या, यानी कि कितना होगा, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3 3 9 into 2 यानी कि 18 e टू द पावर x, यानी कि आपका आंसर आ रहा है एक्स क्यू इंटू e टू द पावर x अपॉन ऑफ 18, यानी कि ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17, द पीआई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3 प्लस 1y इक्वल टू 5। देखिए इस ये तो बिल्कुल सिंपल है कि मेरे पास जैसे d3 प्लस 1 आ गया और मेरे पास 5 लिखा, तो 5 के साथ में लिख सकता हूँ e टू द पावर 0x, है ना। बस ये 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर हमने वैल्यू पुट करके कितना आएगा, 0 प्लस 1 5 into 1, यानी कि आपका आंसर इसका 5 भी आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स विल बिकम होमोजेनियस। देखिए ये इक्वेशन होमोजेनियस तभी कहलाएगी जब मैंने आपको बताया था कि डी स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है और डी का जो कोएफिशिएंट हो क्या हो, वो एक्स हो, यानी कि यहां पर एक्स आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, if the equation x square d square minus 2xd plus 3y equal to x square, then which is represent to this much, d square minus 3d plus 3, okay, d square minus 3d plus 2y equal to x square are identical, and d upon dx x square d upon dx square is equal to। तो अब उसने हमसे बोला है कि ये डी स्क्वायर का मान मेरे पास क्या होगा, ये डी स्क्वायर एक्चुअली कितने के बराबर मेरे पास होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले यहां पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास जो टर्म होगी वो कितनी होगी, दिस इज अ, मान लेते हैं कि मैं उसको दिस इज m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 3 y, चूंकि हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो x की जगह e टू द पावर z रखते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2z हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास हो गया दिस इज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 3, यानी कि इसका मतलब ये हो गया डी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा। तो यानी कि इस डी स्क्वायर का जो मतलब जो होगा, वो डी स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डी स्क्वायर ही हमारे पास ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। देखिए अब यहां पर एक कंफ्यूजन वाली बात यहां पर ये है कि अगर यहां पर हमारी ये क्वेश्चन अगर इसको रिप्रेजेंट कर रही है और अब यहां पर बोल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं इसकी वैल्यू की अगर बात करता हूं वो m माइनस 1 रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो d माइनस 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पीआई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by ds स्क्वायर माइनस 5dy by ds प्लस 6y इक्वल टू cos 4x होता है। देखिए जब भी अगर मेरे पास अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो बेसिकली इसका मतलब होता है e टू द पावर 4x और e टू द पावर माइनस 4x अपॉन ऑफ 2, ये कहने का मतलब होता है। तो अब मुझे इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि कितना हमारे पास ये सिंप्लीफाई होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारी इक्वेशन हो गई बाय दिस इज द डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, है ना। ऊपर मेरे पास एक cos 4x लिखा हुआ है, cos हाइपो लिखा, तो इसका मतलब दिस इज e टू द पावर 4x e टू द पावर माइनस 4x अपॉन ऑफ 2, यानी कि हम e टू दी पावर 4x पे अलग से काम करेंगे और e टू दी पावर उस पर अलग काम करेंगे। तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस जो फैक्टर बनते हैं, तो अगर मैं यहां रखता हूं तो दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e टू दी पावर 4x हो जाएगा, और देन प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि मेरे पास होगा दिस इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 5 माइनस 4 एंड प्लस 6 e टू दी पावर माइनस 4x, है ना। अब ये कितना होगा, दिस इज 16 प्लस 6 होता है 22 में से अगर आया तो 2 बचा, तो यानी कि 1/4 e टू दी पावर 4x हो गया। यहां पर होगा 16 प्लस 6 हो गया 22 प्लस 20 हो गया 42, यानी कि 1/84
दिस इज 1/84 ई टू द पावर -4। तो आपका आंसर आना चाहिए तो भाई 1/4 देन दिस मच, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो बी है। ओके, तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे के सारे हमारे पास वो क्वेश्चन थे जो आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपके क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। जब हमारा क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी हमारा होगा। तो देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/d² + 5dy/dx + 6y = 0 दिया हुआ। तो व्हाट व्हेन द इनिशियल कंडीशन आर दिस मच। तो भाई पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफाई करे तो ये काम नहीं होने वाला है। तो आपकी जो इक्वेशन जो दे रखी है वो हमें दे रखी है, दिस इज द m² + 5m + 6 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो -2 और -3 आएगी। दैट मीन्स इसका जो y होगा वो c1 e टू द पावर -2x + c2 e टू द पावर -3x होगा। अब पहली कंडीशन दे रखी है y of 0 = 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि y of 0 = 0 का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 0 रखी है, y की वैल्यू 0 रखी, दिस इज योर 0, c1 + c2। मतलब ये हुआ कि आपके पास c1 + c2 जो हो गया वो 0 के इक्वल हो गया। तो नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये आपकी 1 है। सेकेंड कंडीशन आपको दे रखी है y'। तो y' हम पहले निकाल लेते हैं। तो y' अगर मैं निकालता हूं y' मिलेगा, दिस इज a -2 c1 e टू द पावर -2x -3 c2 e टू द पावर -3x। अब मेरे पास कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन दी है y' of 0 = 1, यानी कि आपको दे रखा है y' of 0 = 1। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास हो गई वैल्यू 1, ये हो गया -2 × c1 देन -3 × c2। अब यहाँ पे अगर मैं c1 की वैल्यू निकालूंगा -c2 तो कितना का, दिस इज -2, दिस इज -c2 एंड दिस इज -3c2। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज योर माइनस ऑफ c2, है ना, -c2 = 1, यानी कि c2 की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास -1 हो गई। तो भाई ऑब्वियसली c1 की जो वैल्यू होगी +1 हो जाएगी। तो अब इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि भाई c1 की जगह रख दिया मैंने 1 और c2 की जगह रख दिया मैंने -1, यानी कि c2 e टू द पावर -2x e टू द पावर -3x हो जाएगा, राइट, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये है कि भाई कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, हमारा आ रहा है e टू द पावर -2x देन e टू द पावर -3x e टू द पावर -2x e टू द पावर। तो ये मेरे पास ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सम ऑफ द इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/d² + y = 0 if y = 0 when x = 0 y = -2 when x = pi। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट में अगर ये कंडीशन की लगाई जाती है तो वहां पर c1 और c2 जो भी मेरे पास आ रहे हैं तो उन दोनों का सम क्या है, उन दोनों का सम क्या है। तो भाई उन दोनों का सम निकालना है। तो भाई अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो भाई इक्वेशन नंबर 22 है मेरा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है, दिस इज m² + 1 = 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि m = मिलेगा ±i, यानी कि आपके पास y = मिल रहा है c1 of cos x एंड +c2 of sin x, है ना। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y = 0 x = यानी कि आपको y of 0 दे रखा है 0 के इक्वल। तो इसका मतलब हो गया दिस इज 0, दिस इज योर c1 × 1 एंड दिस इज c2 × 0, यानी कि इसका मतलब ये है कि c1 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0। ओके, सेकेंड कंडीशन दे रखी है y = -2, दूसरी कंडीशन दे रखी है y = -2 है और x = π/2 है। तो ये हो गया -2 π/2 पुट करूंगा तो ये पहला बटन हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, sin 90 जो होता है 1 होता है, यानी कि c2 = 1। तो c2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अगर मैं c1 + c2 अगर दोनों करता हूं तो 0 - 2 जो होता है वो
-2 के बराबर होगा, तो मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 2 + 5x दिया, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन जो है हमारे पास है नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटिव है, तो यानी कि हमें पहले इसका CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। तो भाई इसका पहले निकाल लेते हैं, m² माइनस आपके पास कितना, m² माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है 0, तो m इक्वल टू मिलेगा भाई मुझे 1 और -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो CF जो होगा वो C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर -x होगा। अब ये निकालना है इसका PI, आपके पास इक्वेशन आ रही है दिस इज d² माइनस 1, दिस इज 2 + 5x मेरे पास आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन को बाहर निकालता हूँ, दिस इज 1 माइनस d² मेरे पास आ जाएगा -1, दिस इज 2 + 5x मेरे पास हो जाएगा। इसको मैं ऑपरेट करूंगा तो -1 अंदर 2 + 5x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक्सपांड करूंगा तो प्लस हो जाएगा। d² को मैंने अगर ऑपरेट किया तो ये वैल्यू 0 मिलेगी, तो यानी कि इसका मतलब है कि -2 - 5x मिलेगा। यानी कि फाइनल सोल्यूशन जो मेरे पास होगा वो y इक्वल टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर -x -2 - 5x मुझे मिलना चाहिए। तो C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर -x, दैट मींस मेरा ऑप्शन जो है दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 25. The solution of the differential equation x² d2y/d² plus x dy/dx plus y equal to sin log x² आपको दिया हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन मेरा होमोजीनियस से रिलेटिव है। अगर ये मेरा क्वेश्चन अगर दिस इज योर x² d2y/dx² then second x dy/dx, this is x प्लस y इक्वल टू आपको दे रखा है दिस इज साइन लॉग x², है ना, साइन लॉग x²। तो भाई पहले मैं इसकी पहली इक्वेशन जो d की फॉर्म में होती है वो मेरे पास क्या होती है, d-1 प्लस d प्लस 1y प्लस 1y इक्वल टू दिस इज साइन 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो 2 log x का मतलब होता है z, साइन 2z हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू e टू दी पावर z होता है, तो z इक्वल टू जो होता है वो log x के बराबर लिखा जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ये मेरे पास हो गया d², d से d मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो d² प्लस 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, दिस इज y साइन 2z आपका हो जाएगा। तो भाई इसका जो CF है वो तो मेरे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि m² प्लस 1 मिलेगा, यानी कि C1 cos z प्लस C2 sin z मिलेगा, और sin z का मतलब होता है log x। और अगर मैं PI की अगर मैं बात करूं तो 1/1 प्लस d² मेरे पास लिखा है, जिसे sin 2z लिखा है, 1/1 माइनस 2² होगा, यानी कि साइन 2z मेरे पास आएगा, यानी कि मेरे पास -1/3 साइन 2z यानी कि साइन ऑफ 2 log x मेरे पास वापस आ जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो लिखाएगा C1 cos log x प्लस C2 साइन log x -1/3 साइन 2 log x, ये आंसर मुझे मिलना चाहिए। तो y इक्वल टू C1 cos log x प्लस C2 sin log x, मेरे पास आ रहा है माइनस साइन, तो मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। तो बी मेरे पास का सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d-1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू e टू दी पावर x sec x into tan x दिया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना है तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि d-1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो m-1 इक्वल टू 0 होगी, यानी कि m इक्वल टू 1 होगा, यानी कि मेरे पास जो CF होगा वो e टू दी पावर x C1 प्लस x C2 होगा। ये तो मुझे समझ में, यानी कि ये ऑप्शन तो मेरे पास हो ही नहीं सकता है। अब ये केवल देखना है कि मेरे पास ए ऑप्शन है कि मेरे पास ऑप्शन सी है। तो अब हम क्या करते हैं, दिस इज d-1 और 1/d-1
e टू द पावर x sec x इंटू 10x मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज द स्पेशल कंडीशन जो मैंने d माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो d माइनस अल्फा क्या था, e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल e टू द पावर माइनस अल्फा x, यानी कि मेरे पास क्या होगा, दिस इज e टू द पावर x, दिस इज e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x sec x और 10x, है ना, dx। ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गया, तो sec x 10x का जो इंटीग्रल होता है वो मेरे पास लिखाता है, दिस इज अ sec x, है ना। फिर से अप्लाई करूं तो किससे क्या होगा, दिस इज e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x इंटू sec x, है ना। ये अपना कैंसिल हो गया, e टू द पावर x। अब sec x का जो इंटीग्रल होता है वो हमारा लिखा था, दिस इज log sec x प्लस 10x, है ना। ये मेरे पास, यानी कि फाइनली मेरे पास आंसर जाएगा तो log sec x प्लस 10x वाला। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑप्शन जो होगा वो ए कहलाएगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा हुआ है, आपको मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ जिसका नाम है RGPV सेकेंड सेमेस्टर 2021। इसके लिंक जो है आप चाहे तो लिंक नीचे दी हुई है, अगर आप इस लिंक, ये लिंक आपको क्या लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे RGPV सेकेंड सेमेस्टर 2021 तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मोनो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि डुप्लीकेसी वहां पर नहीं आए। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन पूछना है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, आपका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।